सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ बाउंड्स. सो प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं की थी लास्ट लेक्चर में. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड. सो ये क्लियर है. अगर 0 to 10 एक आपके पास सेट है तो आप अगर इसका कोई भी सबसेट लोगे तो क्या हो सकता है. 1 to 5 हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, 1 to 10 हो सकता है, 0.5 to 9.5 हो सकता है. तो अब जो भी लोगे डेफिनेटली वो बाउंडेड होगा ही होगा. सो प्रूफ इसका बहुत ही ईजी है कि क्योंकि ऐसे एक बाउंडेड सेट है तो x के सारे एलिमेंट्स l और u के बीच में लाई करेंगे. अब a के जो भी एलिमेंट्स होंगे x वो s में से ही होंगे, x में डेफिनेटली लाई करते हैं, और s के सारे एलिमेंट्स l और u के बीच में हैं. So combining these two, we will get that all x in A are lying between L and U. Therefore, A is a bounded set. Next, ये order completeness property आपको पता होनी चाहिए, और least upper bound property भी बोलते हैं उसको. So इसमें क्या बोलते हैं वो कि अगर आप नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ रियल नंबर्स लेते हो विच इज़ बाउंडेड अबव, जैसे कि ये ले लिया, मैंने लिया S इज इक्वल टू -∞ to 1. So this is set of all real numbers between -∞ to 1 and it is bounded above. So this set has a least upper bound in R. तो इस सेट का जो least upper bound है that is 1 and it is a real number. So if I am taking any subset of R, then least upper bound of that subset lies in R itself. This property is known as order completeness property of reals. Now they are saying Q is not a complete ordered field. तो they have taken एक example, एक मैंने ये लिया था पहले कि आप एक सेट ले लो -∞ to √2. You say that S is a set of rationals belonging to -∞ to √2. ले सकती हूँ मैं ऐसा एक सेट क्योंकि मैंने ओपन इंटरवल लिया, तो √2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें. तो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन -∞ to √2. अब इस सेट का जो अपर बाउंड है वो √2 है विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. सो एवरी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स may not have an upper bound in rationals only. So therefore this is not a complete field. So देखो इन्होंने एक एग्जांपल लिया x such that x is a rational number and x square is less than 3. So अगर x square less than 3 है तो इसका मतलब x is less than √3. तो इस सेट का जो अपर बाउंड आएगा वो √3 आएगा. So this set is bounded above but its least upper bound √3 does not belongs to the set of rationals. Therefore क्या प्रूव किया इससे हमने that Q is not complete. सो ये प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 24 पे. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेफिनेशन है एक तरह से, ये हम यूज़ करते हैं आगे एग्जांपल्स में प्रूफ करने के लिए, तो ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें इन्होंने बोला क्या है. अब आपको एक सेट दिया मैंने 1 2 3. दिस इज़ अ सेट सबसेट ऑफ आर एंड इट इज़ बाउंडेड अबव. ठीक है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा 3. सो ये जो लीस्ट अपर बाउंड 3 है ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा. कौन सी दोनों प्रॉपर्टीज़? एक तो ये कि इट इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस. सो क्लियरली 3 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस. बट अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो 4 भी इसका अपर बाउंड है, 5 भी इसका अपर बाउंड है. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई करते हैं. अब ये जो 3 है ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. इसमें ये बोल रहे हैं दैट गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर x बिलोंग्स टू s सच दैट u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x. तो इस लीस्ट अपर बाउंड में से अगर आप थोड़ा सा छोटा सा भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड एन एलिमेंट इन s विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन. आई एम रिपीटिंग, अगर आप इस लीस्ट अपर बाउंड में से
कोई छोटा सा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 ले ली तो u माइनस एप्सिलॉन ये बन जाएगा 2.999। तो you are able to find an element in S which is greater than this। तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट ले लूँ 2.9999, ये एलिमेंट कैसे आएगा? अगर इसमें मैं 0.0001 ऐड कर दूँ या 09, अगर मैं इस नंबर में 0.0009 ऐड कर दूँ तो ये नंबर आएगा। इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है डेफिनेटली। सो आई एम गेटिंग u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x। और ये जो x है, क्या ये 1 2 3 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। सो दे आर सेइंग कि अगर हम इस लीस्ट अपर बाउंड में से छोटा सा भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो u माइनस एप्सिलॉन जो हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्ट करके, we are able to find an element x in S which is greater than u minus epsilon. So property is, this condition is very very important. प्रूफ आपने देखना है अगर तो देख लो एक बार। वैसे प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, सच ही आपको पता होनी चाहिए। सो गिवन u is least upper bound of S and we want to show that conditions 1 or 2 are satisfied। तो क्योंकि u लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो डेफिनेटली होगा ही। नेक्स्ट, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल u माइनस एप्सिलॉन डेफिनेटली u से छोटा होगा। तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन तो फिर अपर बाउंड ही नहीं है इसका, क्योंकि u तो अपर बाउंड था, पर u माइनस एप्सिलॉन is not an upper bound of S। So obviously we can find a real number x in S which is greater than u minus epsilon। Then condition is sufficient। तो आप इसको एक बार पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लेना, बट इसमें ये definition ही as such important है। So same definition holds for the GLB। So they are saying that let S be a non-empty subset of R which is bounded below, then a real number L is the greatest lower bound of S if and only if L एक तो lower bound होना चाहिए, दूसरा अगर मैं L में कुछ भी प्लस कर दूंगी, देखो लोअर बाउंड का मतलब है कि L तो लेस देन X है, लेकिन अगर मैं लोअर बाउंड में थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर दूंगी तो आई एम एबल टू फाइंड एन एलिमेंट इन S विच इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, मतलब इट विल नॉट रिमेन द लोअर बाउंड। ठीक है, सो अगेन प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 25, ये पेपर में आती है आपको। स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या है? दैट फॉर गिवन a पॉजिटिव and b belongs to R, there exists a natural number n such that na is always greater than b। तो अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है और कोई एक रियल नंबर है ए और बी दोनों रियल नंबर्स ही हैं, तो वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर n जिसको a से मल्टीप्लाई करके मैं b से बड़ा बना सकती हूँ। जैसे कि सपोज b को मैंने 100 ले लिया और a 5 है, तो आपको लगेगा कि ये, अब आप बताओ क्या आप कोई नेचुरल नंबर n फाइंड कर सकते हो सच दैट उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वो 100 से बड़ा हो जाए? बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं एक नेचुरल नंबर ले लूँ से 30, अगर मैं नेचुरल नंबर 30 लूँ तो 30 इंटू 5 कितना हो गया? 150 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 100। और अगर आप b को छोटा ले लो, अगर b की वैल्यू 1 लेती, a की 5 लेती, तो नेचुरल नंबर 1 ही है, सच दैट 5 विल बी ग्रेटर देन 1। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। सो प्रूफ इसका बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको na ग्रेटर देन b प्रूफ करना है। सो b कोई भी एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब b या तो इक्वल टू 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, या b ग्रेटर देन 0 होगा। अगर b लेस देन या इक्वल टू 0 है तो क्योंकि a एक पॉजिटिव नंबर है, तो a अगर लीस्ट पॉजिटिव नंबर से मैं 0.1 भी ले लूँ, तो क्योंकि b नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली a से छोटा ही होगा और n की वैल्यू 1 हो गई। सो either b is less than equal to 0 or b is greater than 0। If b is less than equal to 0 then clearly na is greater than b holds for all natural numbers n।
Therefore we discuss the case when b is positive. तो b पॉजिटिव वाले केस में हमने प्रूव क्या करना था, दैट na इज ग्रेटर देन b, तो हमने उल्टा सपोज कर लिया दैट सपोज द थ्योरम इज फॉल्स एंड na इज लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो अब एक सेट मेरे पास कैसा आ गया, दिस सेट a इज na such that n is a natural number and n is less than equal to b. क्योंकि अब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो na टाइप की हैं और वो सारे एलिमेंट्स b से छोटे हैं, इसका मतलब दिस सेट a is bounded above by b. Further, this a is a subset of real numbers. So definitely a will has a least upper bound in R only. So by order completeness property, तो हमने बोल दिया that let u be the least upper bound of this set. क्योंकि ये set bounded above है तो इसका definitely least upper bound भी होगा. So na is less than equal to u. But क्योंकि na is less than equal to u for all natural numbers है ना, तो अगर 5 एक नेचुरल नंबर है तो 6 भी तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n+1 इंटू ए भी लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए. फिर यहाँ से एन ए और ये प्लस ए जो था इसको उधर ले गए. सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग एन ए इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस ए. देयरफॉर इसका अगर एन ए इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस ए आ गया, अब एन ए इस टाइप के एलिमेंट्स हैं सारे और वो यू माइनस ए से भी छोटे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यू माइनस ए भी इसका अपर बाउंड बन गया. तो हमने तो u को लीस्ट अपर बाउंड बोला था. लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सबसे छोटा अपर बाउंड, और u माइनस ए जो कि u से छोटा है वो हमारे पास अपर बाउंड नहीं हो सकता ना फिर. सो u माइनस ए इज एन अपर बाउंड ऑफ a विच इज लेस देन द लीस्ट अपर बाउंड u, which is a contradiction. Therefore our supposition is wrong. So there exists n belongs to n such that na is greater than b. हमने assume किया था na is less than equal to b, वो false आ गया. So we are getting na is greater than b. इसके बाद next है article 26. Given any x belongs to R, there exists a unique integer m such that m is less than equal to x is less than m plus 1. तो आपको पता है कोई भी रियल नंबर जो है वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है ना. अगर आपके पास x कोई भी रियल नंबर है तो आपको एक यूनिक इंटीजर m मिल जाएगा सच दैट x लाइज बिटवीन m टू m प्लस 1. सो कोई भी रैंडमली एक रियल नंबर ले लो. से मैंने एक रियल नंबर ले लिया √5 ले लेते हैं. सो अगर √5 रियल नंबर है और √5 की वैल्यू आपको पता है 4 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो √5 जो है वो 2 to 3 के बीच में डेफिनेटली लाई करेगा. सो यू आर एबल टू फाइंड अ यूनिक इंटीजर 2 सच दैट 2 इज लेस देन √5 इज लेस देन 3. ठीक है. ऐसे ही आपको ये मैंने इरेशनल नंबर लेके किया था, कोई रैशनल नंबर ले लो. से रैशनल नंबर ले लिया मैंने 77/5. तो ये 77/5 कितना होता है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा. सो definitely it will lie between 15 to 16. So we are able to find a unique integer 15 such that this rational number lies between 15 to 16. ठीक है. Then between any two distinct real numbers there is always a rational number and therefore infinitely many rational numbers. And similarly third part है between any two distinct real numbers there is always an irrational number and therefore infinitely many irrational numbers. So अगर आप कोई भी दो distinct real numbers ले लेते हो, से मैंने ले लिया 2 to 3, so there lies infinitely many rational numbers between 2 to 3 as well as there lies infinitely many irrational numbers between 2 to 3.
सो प्रूफ अगेन, अगर आप चाहते हो प्रूफ पढ़ना तो आप एक रीडिंग दे देना इसको आर्टिकल 26 को। अदरवाइज ये तीनों स्टेटमेंट्स एज सच आर इम्पॉर्टेंट, देयर प्रूफ्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है वो पेपर में स्टेट एंड प्रूफ आती है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए अच्छे से। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ Article 26, that there lies an irrational and hence infinite irrational numbers between x and y. So एक बार इसको भी आप रीडिंग दे देना अपने लिए। आगे चलते हैं हम। सो एग्जाम्पल 4 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द सेट s इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x वेयर x बिलोंग्स टू r। तो अगर आपको इस तरह का सेट दिया होता है तो आप कैसे फाइंड करते हो? इसके लिए LUB और GLP देखो, आपने क्या करना है। 3 sin x प्लस 4 cos x और x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है। सो 3 sin x प्लस 4 cos x को y सपोज कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको 3 को ले लिया उन्होंने r cos अल्फ़ा और 4 को ले लेंगे r sin अल्फ़ा। सो दैट स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से आपको पता है r की वैल्यू मिल जाती है आपको 5। सो अब y क्या बन गया? y बन गया r cos अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस r sin अल्फ़ा इंटू cos x, क्योंकि आपने 3 को r cos अल्फ़ा और यहाँ पे जो 4 था उसको r sin अल्फ़ा पुट किया था। सो r कॉमन लेंगे, ये बना फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b का, विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा और r की वैल्यू है 5। सो अब बहुत ईजी हो गया। अब आपको पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दिस y ऑलवेज लाइज बिटवीन -5 to +5। सो दैट मीन्स सेट s इज लाइंग बिटवीन -5 to 5, तो इट इज बाउंडेड विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज -5 एंड लीस्ट अपर बाउंड एज 5। Similarly, let us see the sixth example. So इसमें भी LUV GLB फाइंड करने आपने। अब आपको ये सेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। सो आई एम गेटिंग 1 प्लस साइन 2x। नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड इट्स बाउंड्स, बट अब x बिलोंग्स टू r नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अब आपका जो x है इट लाइज बिटवीन 0 to पाई, हमें चाहिए 2x। सो 2x विल लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। सो आपको पता है अगर आपका 2x 0 to 2 पाई के बीच में लाई करता है तो साइन 2x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। नाउ एडिंग 1 ऑन ऑल द साइड्स, सो आई एम गेटिंग 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 2। सो 1 प्लस साइन 2x इसी के इक्वल था। सो आई एम गेटिंग दैट s बिलोंग्स टू 0 to 2। सो लीस्ट अपर बाउंड आ गया 2 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया 0। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये सेम है जैसे पीछे था। तो जब आपके साथ पास कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड हैं तो आपने उनको पुट कर देना है। 2 को r cos अल्फ़ा और 3 को r sin अल्फ़ा, तो वो इसके स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से r की वैल्यू मिल गई। और y क्या बन गया? r cos अल्फ़ा sin x माइनस r sin अल्फ़ा cos x। सो r की वैल्यू √3 और ये sin x माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन गया। तो जब आपको x कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। सो x बिलोंग्स टू r के लिए साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो यहाँ पे, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। इसको √13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू आर गेटिंग दैट y लाइज बिटवीन -√13 to +√13। सो s इज बाउंडेड with least upper bound √13 and greatest lower bound -√13। So next example 7। अब इसमें देखो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो अब क्योंकि जब पावर्स होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हमने पावर्स हटानी होती हैं। तो देखो इन्होंने cos 4x को लिखा cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक cos स्क्वायर एक्स ऐसे ही रह गया और दूसरे cos स्क्वायर एक्स की जगह कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम हमारी पावर होती है,
इसमें पावर भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। सो मल्टीप्लिकेशन हटाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर 2 sin x cos x की होल स्क्वायर बन जाएगा। सो आई एम गेटिंग sin 2x की होल स्क्वायर। सो 1 - 1/4 sin स्क्वायर 2x। अब जब भी x बिलोंग्स टू r है तो sin 2x विल लाई बिटवीन -1 to 1, बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 2x विल लाई बिटवीन 0 to 1। सो नेक्स्ट इज इजी, -1/4 से मल्टीप्लाई किया and then adding 1. So finally I am getting 3/4 is less than equal to this is less than equal to 1, which shows that it is a bounded set with 3/4 as DLP and 1 as LUP. आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये बिल्कुल सेम है। देखो y को आप a sin x plus b cos x plus c है, तो a को पुट कर दोगे r cos अल्फ़ा, b को पुट कर दोगे r sin अल्फ़ा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके r की वैल्यू निकाल ली। तो अब आपका y क्या बन गया, r cos अल्फ़ा sin x। अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस c भी लिखना था साथ में, जो कि ये भूल गए हैं, तो सब जगह ये वाला प्लस c आएगा, ठीक है। सो अब sin x प्लस अल्फ़ा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें c ऐड कर देंगे, तो ये y भी मिल गया हमें। सो दिस इज द GLB एंड दिस इज द LUB। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। सो एग्जाम्पल 8 में दे आर सेइंग शो दैट दिस सेट S इज नीदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। तो आपको वही ये देखना है 3 - x और 1 - x कहाँ लाई करता है। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको x - 5 मॉडुलस लेस देन 2 दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको x ग्रेटर देन 0 x नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आपकी बुक में इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से किया उन्होंने। इफ़ यू वांट तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ वो मेथड। इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसको y बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये y इन टर्म्स ऑफ x था और अब x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया और फिर गिवन कंडीशंस को यूज़ किया इन्होंने। सो मेरे अकॉर्डिंगली हमें ये नया मेथड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही करेंगे जैसे हम ये क्वेश्चंस करते आए थे। इन क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते थे और इस कंडीशन को यूज़ करके यहाँ तक पहुँचते थे, ठीक है। सो इस एग्ज़ाम्पल को भी हम वैसे ही करेंगे, वी नीड नॉट डू इट विद द डिफरेंट मेथड। सो ये देखो मैंने किया है। तो ये क्वेश्चन है आपका S इज इक्वल टू 3 - x ओवर 1 - x सच दैट x इज पॉजिटिव एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको y बोल दिया। सो y इज इक्वल टू 3 - x ओवर 1 - x। इसके आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाओगे तो 2 + 1 - x लिखोगे, ये ऐसे बन जाएगा। अब आपको गिवन है, एक तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो हो भी नहीं सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में है x। दूसरा आपको x पॉजिटिव गिवन है। सो आपको पता है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते थे तो आप बोलते थे कि डिनोमिनेटर क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, x के नॉट बी इक्वल टू 1, बट डिनोमिनेटर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सो ये दो केसेस लेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें x पॉजिटिव गिवन है, तो अगर x पॉजिटिव है तो -x हमेशा नेगेटिव होगा, तो 1 - x जो है वो लेस देन 1। सो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब जब आप दो केसेस ले रहे हो, फर्स्ट केस आपने लिया 1 - x इज लेस देन 0, तो अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 1 वाली कंडीशन तो होल्ड कर ही गई। सो अगर 1 - x लेस देन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर 1 - x नेगेटिव होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स तो 0 × 2 इज़ 0 एंड देन एडिंग 1। सो ये मेरे पास y लेस देन 1 आ गया। सो y लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू -∞ to 1। अब जब आप इसका सेकंड केस लोगे तो 1 - x पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव तो फिर 1 - x की वैल्यू 10 भी हो सकती है पॉजिटिव में, तो अब मुझे ये कंडीशन ध्यान रखना है। सो 1 - x पॉजिटिव वाला जब हम केस लेंगे, बट फ्रॉम नंबर 1 - x पॉजिटिव तो ठीक है बट लेस देन 1 होना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके 1 - x लाइज बिटवीन 0 to 1। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपको पता है इसका जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर 1 - x पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा।
तो जब हम यहाँ रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों ऐसे ग्रेटर देन नहीं बन सकते ना, इसीलिए इसको छोड़ दिया मैंने। सो जब रेसिप्रोकल लोगे तो 1 माइनस एक्स भी डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई। सो रेस्ट इज सेम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स एंड एडिंग 1। सो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग 1 किया, तो ये y बन गया। सो y इज़ ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। सो फ्रॉम 2 एंड 3 यहाँ से आ रहा था y बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है। सो आपका जो s आया वो क्या आया, इसको आपने y बोला था ना, s के जो एलिमेंट्स हैं y, they are lying between minus infinity to 1 and 3 to infinity. That means it is an unbounded set. ठीक है। सो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है, अब ये मैंने आपके लिए सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल सेम है, सिर्फ 3 की जगह 2 है, तो अकॉर्डिंगली आपके आंसर सेम आएंगे, थोड़े से डिफरेंट आ जाएंगे, तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। एंड सिमिलरली 9th एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो सेम। तो आप देख रहे हो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बुक वाले मेथड से करना है बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पिछले वाले मेथड से करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। सो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 बाउंडेड सेट्स इज अ बाउंडेड सेट। वट कैन यू से अबाउट इट्स कन्वर्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, अगर आप 2 बाउंडेड सेट लेते हो, अगर मैंने एक सेट लिया 1 to 2, दूसरा सेट लिया 5 to 10, तो क्या इनकी यूनियन क्या होती है, 1, 2 यूनियन 5, 10, तो वो बाउंडेड हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। सो प्रूव कैसे करेंगे, लेट A1 A2 be 2 नॉन एम्प्टी लिखना ज़रूरी है, बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R, we want to prove that A1 union A2 is a bounded set. So they are saying since A1 is bounded, so there exists L1 and U1 such that X lies between L1 and U1. So देखो, जैसे कि अगर ये A1 है तो L1 हो गया 1, U1 हो गया 2, lower bounds and upper bounds. Similarly A2 is bounded, therefore there exists real number L2 and U2 such that X lies between L2 and U2. So 5 और 10 हो गए. Now लेट L बी मिनिमम ऑफ L1 एंड L2. सो L1 और L2 का मिनिमम क्या हो गया 1, एंड U भी मैक्सिमम ऑफ U1 एंड U2. तो मैक्सिमम ऑफ U1 एंड U2 क्या हो गया 10. तो देन नंबर 1 एंड नंबर 2 बिकम्स, क्योंकि L1 एक, यहाँ पे देखो लीस्ट अपर बाउंड नहीं बोला मैंने, इसको लोअर बाउंड बोला सिर्फ. सो L इज मिनिमम ऑफ L1 एंड L2. तो L1 और L2 दोनों से छोटा है, इसका मतलब ये सारे x अभी भी L से तो बड़े ही रहेंगे ना. देखो यहाँ पे L1 जो है वो L लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू U है, ऐसे ही लेस देन इक्वल टू L, लेस देन इक्वल टू U. सो x लाइज बिटवीन L to U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A1 एंड x लाइज बिटवीन L to U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A2. पेपर में आपने ये नहीं लिखना जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. सो अब ये जो x है, A1 के भी सारे x L to U के बीच में है और A2 के भी सारे x L to U के बीच में है, तो यही सारे x यूनियन में होंगे. सो इसका मतलब x लाइज बिटवीन L to U फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द यूनियन A1 यूनियन A2. देयरफॉर A1 यूनियन A2 इज बाउंडेड. सो हमने प्रूव किया दैट यूनियन ऑफ 2 बाउंडेड सेट्स इज अ बाउंडेड सेट. नाउ द कन्वर्स ऑफ द अबव रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर आपके पास A1 यूनियन A2 एक बाउंडेड सेट है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है दैट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड. तो बाउंडेड सेट के अगर आप सबसेट्स लोगे वो तो डेफिनेटली फिर बाउंडेड आएंगे ही. आगे 11th एग्जाम्पल है, वेरी इजी, कि अगर A एक बाउंडेड सबसेट है और उसके सारे एलिमेंट्स को आप किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर लैम्डा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, तो जो नया सेट लैम्डा ए बनेगा वो भी बाउंडेड होगा. ठीक है. सो सिंस ए इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, सो ऑल द एक्स ऑफ ए विल लाई बिटवीन एल एंड यू. नाउ लैम्डा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, इसका मतलब लैम्डा या तो 0 हो सकता है
ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट केस लिया जब लैम्डा ज़ीरो है, लैम्डा ज़ीरो है तो लैम्डा एक्स हमेशा ही ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा एक तो एक सिंगल सेट आ गया विच इज़ ऑब्वियसली बाउंडेड, इसका एलयू भी ज़ीरो है और जीएलबी भी ज़ीरो है। देन केस टू व्हेन लैम्डा इज़ पॉजिटिव, सो ये जो था इसको अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है इनइक्वालिटी सेम रहेंगी, तो इसका मतलब जो ये नया सेट था लैम्डा ए जिसके एलिमेंट्स लैम्डा एक्स टाइप के थे उनका भी लोअर और अपर बाउंड हमें मिल रहा है। सो लैम्डा ए इज़ ए बाउंडेड सेट। ऑन द अदर हैंड अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। चेंज होने से हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा यू लेस देन इक्वल टू लैम्डा एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा एल। हाउएवर लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स तो अभी भी मिल ही रहे हैं, सो लैम्डा ए इज अगेन अ बाउंडेड सेट, देयरफॉर इन ईच केस लैम्डा ए इज बाउंडेड। एंड इन फैक्ट अगर आप ये देखो जो इसका सुप्रीमम आ रहा है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो अगर ए का सुप्रीमम यू था तो लैम्डा ए का सुप्रीमम लैम्डा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ नोट में बताई है। सो व्हेन लैम्डा इज पॉजिटिव वी हैव सुप्रीमम ऑफ द सेट लैम्डा ए इज लैम्डा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। सिमिलरली इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए, ये है इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव, लैम्डा नेगेटिव में सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए, क्योंकि एल जो था वो इन्फीमम था ए का, एंड इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर पेपर में आया हुआ है वेरी इजी अगेन, इफ A1 एंड A2 आर टू बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R देन द सेट A1 प्लस A2 इज ऑल्सो बाउंडेड। तो अगर दो बाउंडेड सेट्स हैं तो उनका सम भी बाउंडेड होगा। फर्दर सुप्रीमम U1 अगर A1 का सुप्रीमम है और U2 A2 का सुप्रीमम है तो A1 प्लस A2 का सुप्रीमम इज U1 प्लस U2, दैट इज सुप्रीमम ऑफ A1 प्लस सुप्रीमम ऑफ A2। सो अगेन वेरी इजी, क्योंकि A1 A2 बाउंडेड सेट्स हैं, देखो अपने आप ही अगर लिखना हो हमें तो A1 बाउंडेड सेट है तो X विल लाई बिटवीन L1 एंड U1, फिर A2 एक बाउंडेड सेट है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं Y दे विल लाई बिटवीन से L2 एंड Y2। तो ऐसे ही स्टार्ट किया इन्होंने, सिंस A1 इज बाउंडेड X लाइज बिटवीन L1 एंड U1, सिंस A2 इज बाउंडेड देयरफॉर Y लाइज बिटवीन L2 एंड U2, तो इनको ऐड करेंगे तो L1 प्लस L2 इज लेस देन इक्वल टू X प्लस Y इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A1 एंड Y बिलोंग्स टू A2। और सेम इनइक्वालिटी फॉर ऑल, अगर X A1 में है और Y A2 में है तो X प्लस Y विल लाई बिटवीन बिलोंग टू A1 प्लस A2। सो दिस शोज दैट A1 प्लस A2 इज ऑल्सो अ बाउंडेड सेट। नाउ फ्रॉम हेयर क्लियरली अगर ये Z, इसको अगर मैं Z नाम दे दूँ, Z इज इक्वल टू X प्लस वाई, तो Z इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2 आ रहा है, इसका मतलब U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड ऑफ A1 प्लस A2। ठीक है। अब अगर मैं इस U1 प्लस U2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, let us say let epsilon positive be any real number then there exists X belongs to A1 and Y belongs to A2 such that, तो U1 जो था वो A1 का अपर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड था, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड अगर मैं U1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो X से छोटा आएगा। सो U1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन X लेस देन इक्वल टू U1। सिमिलरली U2 A2 का सुप्रीमम था, लीस्ट अपर बाउंड था, तो अगर मैं U2 में से कुछ भी माइनस करूंगी तो Y से छोटा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन X प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2। सो इससे क्या प्रूव हुआ कि U1 प्लस U2 जो अपर बाउंड था अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो X प्लस वाई से छोटा हो रहा है, तो ये भी हमारी सेकेंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ A1 प्लस A2 इज U1 प्लस U2 विच इज इक्वल टू सुप्रीमम A1 प्लस सुप्रीमम A2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, if B is a non-empty subset of a bounded set A of reals then greatest lower bound A, देखो अब वो बोल रहे हैं B जो है वो A का सबसेट है अगर,
तो ए सपोज करो मैंने ले लिया 1,5 एक ओपन इंटरवल, और बी सपोज मैंने ले लिया 2,3। तो क्लियरली दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सो अब देखो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 1, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 2। इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है 3, और इसका लीस्ट अपर बाउंड है 5। और ये जो है ये डेफिनेटली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये तो हमारे पास रिजल्ट ही होता है दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑलवेज। तो यही चीज़ यहाँ प्रूव करनी है। सो वेरी इजी। लेट L1 U1 be the GLB and LUB of A. So X will lie between L1 and U1 for all X belongs to A. Now B is a non-empty subset of bounded set A. तो B भी bounded होगा. Let L2 U2 be the greatest lower bound and least upper bound of B. Then X lies between L2 U2 for all X belongs to B. Now clearly क्योंकि B A का subset है, so greatest lower bound of bounded set cannot be greater than its least upper bound. तो ये तो standard result है that greatest lower bound is always less than equal to least upper bound. तो वो बोल रहे हैं क्योंकि B एक bounded set है तो GLB of B will be less than equal to LUB of B. Further, least upper bound of A is U1 implies X is less than equal to U1 for all X belongs to A. तो ये जो x है यही B के एलिमेंट्स भी हैं, तो implies x is less than equal to U1 for all x belongs to B. But U1 is an upper bound of B, whereas तो upper bound जो होता है वो least upper bound से बड़ा होता है, so this implies least upper bound of B will be less than equal to U1, और least upper bound of B हमने लिया था U2 को, so U2 is less than equal to U1. सेम इन्होंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए किया कि क्योंकि A का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड L1 है तो A के सारे एलिमेंट्स L1 से बड़े होंगे, यही इनमें से ही कुछ एलिमेंट्स B में हैं तो B के भी सारे एलिमेंट्स L1 से बड़े हैं। इसका मतलब L1 लोअर बाउंड है B का, लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होता है, सो L1 इज लेस देन इक्वल टू L2. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14. If A lies between 0 to 1 by n, then show that A is equal to 0, where n is any natural number. तो देखो we know that we are given that A lies between 0 to 1 by n. तो इसका मतलब A डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है ही है. हमने प्रूव करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0 ही होगा. सो हमने प्रूव करना था इक्वल टू 0 है. सपोज कर लिया दैट A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो अगर A स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेज दैट फॉर A पॉजिटिव and B belongs to R, we can find a natural number n such that NA is greater than B. तो अगर मैं B की वैल्यू 1 ले लूँ तो मैं बोल सकती हूँ NA is greater than 1. So therefore by Archimedean property of real numbers there exists a natural number n such that NA is greater than 1. इसका मतलब क्या हुआ, A is greater than 1 by n, but हमें तो A less than equal to 1 by n given था. So this contradicts the given result as A is given to be less than equal to 1 by n. So our supposition is wrong. That means A cannot be strictly greater than equal to 0, which implies that A is definitely equal to 0. So these were the examples. Now this is the exercise 1E. So exercise 1E आपको solve करनी है. These are the answers of the exercise and this is your miscellaneous exercise. So do practice and complete all the exercises.